क्लोजअप। चलो ठीक है, तो यहाँ तक हो गया ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। अब एडी को कैसे सिंक करते हैं, ऑन प्रीम एडी को कैसे सिंक करते हैं अपने AWS के साथ, ये योगेश कराएगा। सो योगेश, ओवर टू यू नाउ। ओके, थैंक्स। ठीक है, तो अभी तक हमने बात अभी देखा हमने AWS IAM होता क्या है, यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, रोल, ग्रुप्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो अभी बात करते हैं हम IAM की इन जनरल टर्म। एक स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। ठीक है, स्क्रीन अवेलेबल है, विजिबल है ना? हाँ यस। हाँ, आप दिख रही ठीक है। है, यस यस। थैंक यू हाँ थैंक जी, विजिबल। यू। ओके, तो अभी बात करते हैं हम IAM की इन जनरल टर्म, क्योंकि IAM एक बहुत वास्ट टर्म है कि IAM को हम लिमिट नहीं कर सकते कि AWS IAM ही होता है। तो IAM अपना एजूर में भी होता है, GCP में भी होता है, ओरेकल क्लाउड में भी होता है, तो हर एक, एंड इवन अगर क्लाउड से बाहर भी जाते हैं आप, तो बहुत सारे टूल हैं, आपके मॉनिटरिंग टूल हैं, आपके कुछ एनालिटिक टूल्स हैं, और भी बहुत तरह के टूल आते हैं, तो वहाँ पे भी IAM यूज होता है। तो एक जनरल टर्म है IAM, विच इज आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। बट इसका जो बेसिक्स है वो सेम रहता है। सेम कैसे रहता है कि ये जो 3 कंपोनेंट है उनसे मिलके ही बनता है, चाहे हम इसको कहीं पे भी यूज करें। सो फर्स्ट वन इज आइडेंटिटी, देन एक्सेस एंड देन मैनेजमेंट। तो बात करते हैं यहाँ पे कि अपनी आइडेंटिटी क्या होती है। तो आइडेंटिटी मतलब अगर वैसे बात करें, आइडेंटिटी क्या है कि पहचान किसी की। अगर हम फिजिकल आइडेंटिटी की बात करें तो अपना क्या रहता है कि अपना जो वोटर कार्ड है वो दैट इज आइडेंटिटी, अपना पासपोर्ट है दैट इज आइडेंटिटी। तो ये सब आइडेंटिटी है। अब ऐसे ही अब अगर हम इंटरनेट पे आते हैं या इंटरनेट पे आते हैं किसी भी नेटवर्क पे, तो वहाँ पे भी आपकी एक आइडेंटिटी रहती है। ठीक है, और आइडेंटिटी दैट मीन्स कि वो यूनिक रहती है, यूनिक। और किसी नेटवर्क पे भी होगी तब भी आपकी एक डिजिटल आइडेंटिटी रहती है और वो यूनिक होती है। ठीक है, अब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या रहता है, सबसे पहले आप अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करवाते हैं, जो भी HR वाले या जो भी ऑनबोर्डिंग करवाते हैं आपकी। फिर आपकी सबसे पहले एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है, दैट मीन्स कि आपकी एक मेल आईडी क्रिएट होती है, वो आपकी आइडेंटिटी रहती है वहाँ पे। ठीक है, आपकी पहचान क्रिएट होगी। फिर उसके बाद क्या रहता है, फिर आपका आता है एक्सेस की बारी। अब एक्सेस आपको क्या क्या देने हैं। अब जरूरी तो नहीं है कि अगर आप HR टीम में ज्वाइन कर रहे हो तो आपको मॉनिटरिंग टूल्स का भी एक्सेस दिया जाए, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हर चीज़ का नहीं मिलता एक्सेस। तो एक्सेस मैनेज होता है। ठीक है, और फिर ये मैनेज उस सब की मैनेजमेंट कि यूजर को किस ग्रुप में रखना है और एक्सेस को किस लेवल पे करना है, या उसके पासवर्ड पॉलिसी लगानी है, क्या क्या उनकी सिक्योरिटी है, उससे रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट रहती है वो आती है मैनेजमेंट में, IAM मैनेजमेंट में। ठीक है, तो ये अपना हम कहीं पे भी यूज करेंगे, चाहे हम क्लाउड में यूज करें या क्लाउड से बाहर जाके यूज करें, तो ये जो बेसिक वैसे रहती है अपनी। ठीक है, अब आती है बात कि अभी तो ठीक है कि क्लाउड में है, अब क्लाउड से अगर क्लाउड अभी 5 6 10 साल से क्लाउड है, क्लाउड से पहले भी जाएं तब भी ये टर्म थी, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। अब तब कहाँ पे यूज होती थी और कैसे यूज करते थे। और इवन ऐसा नहीं है कि आज हम क्लाउड पे यूज कर रहे हैं तो बाहर नहीं यूज कर रहे, तो क्लाउड के बिना भी यूज हो रही है ये IAM टर्म। अब कैसे हम अगर क्लाउड यहाँ पे तो ठीक है कि हमने ये यूजर क्रिएट कर लिए, सो यूजर दिस इज अवर आइडेंटिटी, AWS आइडेंटिटी। अब अगर हमें AWS आइडेंटिटी यूज नहीं करनी है तो फिर कैसे करेंगे, फिर कहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए अपना रहता है एक एक्टिव डायरेक्टरी। तो एक्टिव डायरेक्टरी बेसिकली क्या होती है, एक्टिव डायरेक्टरी जैसे अपनी फोन की डायरेक्टरी होती थी पहले, तो ये भी एक डायरेक्टरी होती है जो आपका डिजिटल रिकॉर्ड रहती है, रखता है आइडेंटिटी का, कि मेरा यूजर है, ये मेरी आइडेंटिटी है, और उसकी जो भी डिटेल है, उसका एड्रेस है, उसका फ़ोन नंबर है, उसको किस ग्रुप में रखना है, कि वो HR का पार्ट है या फिर ऑपरेशन टीम का पार्ट है, जिस भी टीम का पार्ट है, तो वो सब का सब हम यहाँ पे मैनेज करेंगे। ठीक है, और एक्टिव डायरेक्टरी ये सबसे फेमस एक्टिव डायरेक्टरी ये प्रोडक्ट किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, दैट मीन्स हमें क्या चाहिए, इसके लिए एक रिक्वायरमेंट रहती है, अपनी प्रीरिक्विजिट है कि अपने पास एक माइक्रोसॉफ्ट सर्वर होना चाहिए। ठीक है, सर्वर आप चाहे अपना 2012 लो, 16 लो, 19 लो, या फिर 2022 भी आ गया, तो सब में ये सर्विस अवेलेबल है। तो आपको एक सर्वर चाहिए, सर्वर के बाद आप AD सर्विस इसको फीचर को ऐड करोगे या इसको इंस्टॉल करोगे, जो कुछ भी बोलो आप।
फिर उसके बाद अपना सेकंड प्रीरिक्विजिट रहेगा, अब बात आती है कि यूनिक, क्योंकि अगर आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी तो यूनिक होती है ना, कि कोई भी उसको यूज ना कर सके। तो यूनिक करने के लिए हम इस पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यूनिक बनाने के लिए यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, क्योंकि अगर इंटरनेट पे अगर किसी यूनिक चीज की बात करें तो वो डोमेन ही होता है ना, कि अगर डोमेन एक मेरी है तो वो किसी और की नहीं हो सकती, अगर वो फुल्ली क्वालिफाइड है। फुल्ली क्वालिफाइड है तो वो डोमेन यूनिक हो गई, और यूनिक उसके बाद अगर हम जो भी यूजर क्रिएट करेंगे दैट विल बी माय आइडेंटिटी। उसके बाद मुझे जितने भी यूजर ग्रुप जो भी क्रिएट करने हैं वो सब मेरी आइडेंटिटी रहेंगी। अब बात आती है कि इस आइडेंटिटी से, अब ये ठीक है कि मैंने सेटअप कर लिया, मैंने डोमेन कंट्रोलर भी सेटअप कर लिया, मैंने कुछ यूजर भी क्रिएट कर लिए, मेरे डेमो यूजर। अब मुझे यहाँ से मेरा AWS इन्वायरमेंट एक्सेस करना है। ठीक है, एंड इट्स ऑल डिपेंड ऑन यूज केस। ऐसा नहीं है कि कि आपको यही यूज करना है या फिर यूजर यूज करना है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका क्या यूज केस है, क्या पॉलिसी है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी पॉलिसी ऐसी है कि आइडेंटिटी को हम सिर्फ ऑन प्रीम में ही रखना चाह रहे हैं, कि अपने जितना भी वर्कलोड है वो क्लाउड पे है, बट मेरी आइडेंटिटी जितनी भी रहेंगी, आइडेंटिटी मेरा जो फिजिकल डाटा सेंटर है मैं वहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि आइडेंटिटी तो हमेशा मेरी फिक्स रहेंगी। बट यहाँ पे कि आज मैं AWS पे हूँ, कल को मुझे अच्छा ऑफर मिलता है, मैं GCP पे वर्कलोड अपना शिफ्ट कर देता हूँ, या फिर मैं मल्टी क्लाउड इन्वायरमेंट यूज कर रहा हूँ, मेरा AWS भी है, एज्योर भी है और GCP भी है। तो आइडेंटिटी तो मुझे सेंट्रल चाहिए ना कहीं पे। तो इन दैट केस हम कर सकते हैं कि आइडेंटिटी मैं ऑन प्रीम पे रखूंगा, ऑन प्रीम पे, और उसके बाद मैं इसको सिंक कर दूंगा AWS के साथ, GCP के साथ, ये जो भी हम क्लाउड यूज कर ये सॉरी टू इंटरप्ट, आप ये रहे पॉइंटर हैं। यूज कर लो ना, एटलीस्ट दिखता है वो सही दिखेगा क्या, वो पॉइंट करने के लिए यूज करो ना। ओके। माउस से दिख नहीं रहा एक्चुअली, अब क्या दिखाना अच्छा, चाहते हो फ्लो। अच्छा दिख नहीं रहा, ठीक है। तो अभी वैसे दिखाना सिर्फ यही चाह रहा हूँ कि ये अपनी ऑन प्रीम हो गई है और ये अपना अपना AWS इन्वायरमेंट हो गया। तो अभी हम लैब पे ही चलेंगे वैसे भी। श्योर। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो, एक्टिव डायरेक्टरी पिक्चर में क्यों लेके आ रहे हैं हम। नहीं, ओके। ठीक है, अब तो कुछ योगेश, जो इम्पैक्ट वगैरह जो चेंजेस वगैरह होंगे वो यूनी डायरेक्शन होंगे या बाई डायरेक्शन होंगे इस केस में? सो इम्पैक्ट यूनी डायरेक्शन और बाई डायरेक्शन, दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे अगर चेंजेस करेंगे तो वो यहाँ पे भी हाँ हाँ होगा। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें यूनी डायरेक्शन होंगे। यूनी डायरेक्शन कैसे होंगे, ऑथेंटिकेशन पार्ट सारा का सारा ये देखेगा और ऑथोराइजेशन ये देखेगा। ठीक है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे हमने कोई यूजर ऐड कर लिया है तो उसको यहाँ से हम डिलीट नहीं कर सकते हैं यूजर को, और अगर मैं यहाँ पे डिलीट कुछ यहीं से ही चेंजेस होगा। अगर मैं यहाँ से AWS सिर्फ एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस करता हूँ तो वो यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं डालेंगे मेरे एक्टिव डायरेक्टरी में, ना, राइट? वो नहीं डालेंगे यहाँ पे इम्पैक्ट। ओके। तो इस केस में अपना ऑथेंटिकेशन पार्ट ये देखेगा और ऑथोराइजेशन पार्ट ये देखेगा। ठीक है, हाँ एक ये भी चीज़ याद आ गई है, अपना ऑथोराइजेशन ऑथेंटिकेशन इनमें ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो ऑथेंटिकेशन बेसिकली क्या होता है कि कोई यूजर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। अब लेट्स सपोज कि अपना एक यूजर है, अपना TCS में काम करता है, और TCS में उसको कुछ भी स्पेसिफिक टूल्स या कुछ मॉनिटरिंग टूल का किसी का एक्सेस होगा उसको, और एक अपना यूजर जो विप्रो में काम करता है, विप्रो वाला वो ऑथेंटिकेट नहीं है ना, जो TCS वाला टूल है उसको लॉगिन करने के लिए ऑथेंटिकेट नहीं है। बट अब आता है केस कि TCS में ही मेरे दो हैं, एक मैनेजर है या फिर एक सीनियर लेवल पे उसको हायर प्रिविलेज है, और एक लोअर लेवल पे उसका प्रिविलेज नहीं है। तो वो रहता है ऑथोराइजेशन, मतलब कि आप ऑथोराइज नहीं हो, स्पेसिफिक आपको कुछ चेंजेस करने के राइट्स नहीं है, आप लॉगिन कर पाओगे, व्यू कर पाओगे, बट चेंजेस नहीं कर पाओगे आप। तो वो ऑथोराइजेशन रहता है। अब यहाँ पे अपना क्या रहेगा कि ऑथेंटिकेशन ठीक है इसके थ्रू होगा, जो भी यहाँ पे रहेंगे उनके थ्रू अपना AWS लॉगिन हो जाएगा, AWS एनवायरनमेंट। बट अपना AWS में क्या क्या उसको एक्सेस देना है वो AWS डिसाइड करेगा। ठीक है, कि AWS में वो S3 एक्सेस कर पाए या IAM कर पाए या फिर कोई EC2 मशीन क्रिएट कर पाए, तो वो सब डिसाइड करेगा AWS एनवायरनमेंट। तो दो अलग अलग पार्ट हो गए। इसमें क्लियर है ना कि क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी एक्टिव डायरेक्टरी की, कि अगर हमें सेंट्रल कोई डायरेक्टरी, कोई आइडेंटिटी डायरेक्टरी, हमें एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो वहाँ पे अपनी हेल्प करती है। और दूसरा एक चीज़ और है कि अगर हम AWS की बात करते हैं, सो AWS में अगर ये यूजर है, सो दिस इज ऑल्सो आइडेंटिटी एंड दिस इज वेरी पावरफुल आइडेंटिटी। बट अगर AWS के इन्वायरमेंट से बाहर जाते हैं तो वहाँ पे इस आइडेंटिटी को यूज नहीं कर पाएंगे,
बिकॉज दिस इज नॉट ग्लोबल आइडेंटिटी। मतलब AWS में ठीक है कि मैं क्रॉस अकाउंट में भी यूज कर सकता हूँ, जितने मेरे AWS के अकाउंट होंगे उनको लॉगिन कर सकता हूँ मैं इस यूजर के थ्रू। बट जैसे ही अगर मुझे कोई मेरी मेल लॉगिन करनी है या मुझे कोई और टूल यूज करना है AWS से बाहर, तो वो लॉगिन नहीं होगा मेरा इससे। तो इन दैट केस आई नीड सम सेंट्रल आइडेंटिटी और ग्लोबल आइडेंटिटी। तो वहाँ पे हेल्पफुल रहेगा अपना ये। योगेश, it could be anything. Microsoft हो सकता है, it could be any identity provider that's being यस deployed यस, on इट premise, कुड बी right? एनीथिंग। हाँ, तो ये तो ये माइक्रो and एक्टिव AWS जब डायरेक्टरी, connect करते हैं तो SSO के थ्रू एक सिंगल लॉगिन से अपन उसको कनेक्ट कर सकते हैं। बट वो जो रोल ऑफ राइट AD कनेक्टर, AD कनेक्टर यानी ये फायरवॉल दिखा रहे हो आप, ऑथेंटिकेट ऑथराइज करने के लिए फायरवॉल। राइट, वो मैं बताता हूँ अभी क्या होता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि ऑन प्रीम AD का एग्जांपल ले रहे हैं। बट अगर हम लेते हैं कि आज के टाइम पे क्लाउड आ गया, तो क्लाउड आइडेंटिटी एज ए सर्विस भी आ गई है। मतलब कि हमें अलग से कोई सर्वर सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, कोई AD सर्विस वो सब कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन डायरेक्टली क्रिएट आवर यूजर ग्रुप्स, ऑल दैट स्टफ। ठीक है। तो वो होता है कि जैसे अपना माइक्रोसॉफ्ट एजूर 365 है, वो डायरेक्टली आपको AD प्रोवाइड कर देता है, आइडेंटिटी एज ए सर्विस। मतलब वहाँ पे हम डायरेक्टली यूजर क्रिएट कर सकते हैं ना। तो और GCP में रहता है आपका G Suite, आजकल उसको गूगल एडमिन बोलते हैं, तो गूगल एडमिन में भी हम डायरेक्टली यूजर क्रिएट कर सकते हैं। सो तो वो वाले जो आइडेंटिटीज एज ए सर्विस वाले यूजर हैं, उनको हम डायरेक्टली सिंक कर सकते हैं विद AWS SSO। बट इन दिस स्पेसिफिक केस वी नीड this AWS service, AD connector. So first we have to sync it with the AD connector and then we can use AWS SSO. तो इसमें पिक्चर में ये एक एक्स्ट्रा आ गया अपना AD कनेक्टर। हम AD कनेक्टर के थ्रू सिंक करेंगे इसको और फिर अपना AWS SSO पे जाएंगे। क्लियर है ये? तो ये बोलो कि अब जैसे नॉर्मल केसेस में आजकल बहुत से कंपनी में उनका ऑन प्रेमाइज DC नहीं है, एवरीथिंग इज ऑन बी ऑन क्लाउड एंड दे आर राइट यूजिंग क्लाउड बेस्ड आइडेंटिटी सर्विसेज, राइट? उस केस के लिए राइट। AD कनेक्ट जाएगा एंड वहां से इट विल गो डायरेक्टली ऑन नहीं, SSO। उस केस के लिए नहीं रहेगा। हम्म, If you are थोड़ा सा using some cloud identity, some Google identity or Microsoft identity, which are ready to use, बट इस नहीं तो स्पेसिफिक केस में अपना जरूरत रहेगी, अपने को AD कनेक्टर यूज करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो बोलो आप ट्रेडिशनल, सॉरी मैं मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा वो हाँ हाँ, ये कम है क्या, सॉरी मैं श्योर आई एम श्योर, नो आस्किंग प्रॉब्लम। क्वेश्चन। यू आर सेइंग ऑन प्रेमाइज से ऑथेंटिकेट करने के लिए यू आर सेइंग दैट विल बी रिक्वायरिंग AD कनेक्टर एंड देन आफ्टर दैट विल यूज AWS SSO in terms of राइट, single console and single सिंगल साइन ऑन, okay, सिंगल साइन okay, ठीक है। ओके। और अगर आपको Azure AD करना हो तो उसमें एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्रिएट होती है, उसमें AD कनेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और ऐसा ही सेम गूगल एडमिन में रहता है कि वहाँ पे आप एक SAML बेस एक एप्लीकेशन क्रिएट करोगे एंड देन यू हैव टू सिंक विद डायरेक्टली विद AWS SSO। जो भी उसका मेटा डाटा होता है उसको शेयर करेंगे, आपस में एक्सचेंज करेंगे, तो वो डायरेक्टली हो जाएगा। तो गूगल AD में तो एग्जैक्टली आप बोलो कि अगर मैं ऑन प्रेमाइज में चेंजेस करूंगा बाय डिफॉल्ट इसमें रिफ्लेक्ट करेगा AWS अब तो एनवायरनमेंट वो नहीं में। आ रही मुझे। अच्छा, ओके। सिमिलरली जो आप ये हाँ अभी AWS, अभी सॉरी, या ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। किसी और को कोई डाउट? ठीक है। तो अभी हम आते हैं अपना माइक्रोसॉफ्ट AD पे। मतलब हमें एक EC2 सर्वर क्रिएट करना है और सो एक एग्जांपल ले रहे हैं कि EC2 क्रिएट कर रहे हैं, तो हम ये गूगल में भी कर सकते हैं सेटअप, एजूर में भी कर सकते हैं, इवन अगर अपने घर पे कोई मशीन है या फिजिकल डाटा सेंटर है तो वहाँ पे भी सेटअप कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी मैं सॉरी तो अभी मैं EC2 में कर रहा हूँ और EC2 में और मेरा AD कनेक्टर को मैं सेम VPC में रखूँगा, तो मुझे कोई VPN कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। But if I'm using my physical data center, then definitely we have to create a VPN tunnel between AWS environment and this on-prem. मतलब उनको कनेक्शन तो देना पड़ेगा ना मुझे डायरेक्टली, कि मेरी AD यहाँ पे होगी, AD यहाँ पे है और फिर एक VPN यहाँ पे जो भी फायरवॉल लगी होगी। अभी अपने केस में यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप रहेगा। अदरवाइज अगर ये इन एक्चुअली फिजिकल डाटा सेंटर होता तो यहाँ पे कोई भी फायरवॉल कि लेट्स सपोज कि अपनी पालो अल्टो लगी होती या कुछ भी हम यूज कर रहे होते यहाँ पे, तो उसको हम अलाउ करते हैं
कि एडी कनेक्टर का जो सबनेट पूल रहेगा उसके सबनेट पूल को यहाँ पे अलाउ करते हैं कि ये कनेक्ट कर पाए इसके साथ। बट अभी हमें वीपीएन टनल जो क्रिएट नहीं करनी है, तो ये स्टेप अपना नहीं रहेगा, हम डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो ये मैंने EC2 इंस्टेंस ऑलरेडी सेटअप कर रखा है, एंड इवन जो एडी है वो भी सेटअप कर रखी है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, काफ़ी स्लो रहता है विंडो में थोड़े प्रोसेस। तो मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके क्या रहता है। तो दिस इज माई विंडोज सर्वर ऑल यू नो कि कैसे कैसे अपने को EC2 में जाना है। EC2 में अपने को जो भी इमेज सिलेक्ट करनी है, अभी मैंने ली है 2000 आई थिंक 19 ली है शायद, जो भी है, तो वो सिलेक्ट करनी है इमेज। उसके बाद जैसे भी कन्फिग्रेशन आपको चाहिए, तो सिंपली एक मशीन लॉन्च की है मैंने, और कुछ नहीं किया। तो मशीन लॉन्च करने के बाद सबसे पहला अपना स्टेप रहेगा, अपने को ऐड करना है, अपने सर्वर मैनेजर में जाएंगे, और सर्वर मैनेजर में अभी ये ब्लैंक सर्वर है मेरा, सिर्फ ये, इसमें कुछ नहीं है, एडी सर्विस इसमें नहीं है, बट ये इनबिल्ट सर्विस होती है, तो अपने को सिर्फ इसको एनेबल करना रहता है। सर्वर मैनेजर में ऐड रोल्स एंड फीचर, तो यहाँ पे आप इसको, ये आप फीचर्स में जाएंगे, आपको नेक्स्ट करते रहना है। फीचर्स में जाते ही हाँ, सर्वर रोल्स में, तो यहाँ पे आपका ये जो है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ये आपको सिलेक्ट करना है। तो ये जो भी इसकी डिपेंडेंसी रहेगी, कुछ भी रहेगी, सबको अपने आप इंस्टॉल करवा देगा। ऐड फीचर्स, नेक्स्ट नेक्स्ट, सिंपली इसको इंस्टॉल करना है, और कुछ अलग से नहीं है इसमें। तो ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लेगा, 3 से 4 मिनट ले लेगा, और जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है ये, फिर आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा कि क्रिएटेड न्यू डोमेन कंट्रोलर, तो ये मैंने ऑलरेडी सेटअप कर रखा है, तो उसमें दिखा देता हूँ मैं आपको। इस मशीन में मेरा ऑलरेडी सेटअप है सब कुछ। सर्वर मैनेजर पे जाता हूँ मैं। तो फर्स्ट स्टेप अपना रहा कि EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है। फिर उसके बाद अपने को एडी सर्विसेज हैं, एडी सर्विसेज को ऐड करना है, फीचर को। फिर नेक्स्ट अपना रहेगा मिलेगा थोड़ा सा, ठीक है, मेरा ये होने वाला है। तो यहाँ पे अपने को बेसिकली डोमेन कंट्रोलर ऐड करना है, और डोमेन कंट्रोलर होता है क्या है कि हम उसको यूनिक बनाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब हमें एक डोमेन ऐड करनी है, और डोमेन ऐड करने के बाद जो भी मेरी यूजर रहेंगे, मेरा user1 जो भी मैं डोमेन दूंगा, वो डोमेन रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ टाइम लेगा। तो यहाँ पे सिंपली डोमेन कंट्रोलर मेरा ऐड हो जाएगा। हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, और कुछ इसमें प्रीरिक्विजिट, हाँ ये मेरा हो गया, जल्दी हो गया आज। मेरी सर्विसेज ऐड हो गई है, और यहाँ पे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे है मेरा प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर, कि सर्वर को मैं एक डोमेन कंट्रोलर बनाना चाहता हूँ बाय एडिंग ए न्यू डोमेन। अब डोमेन में एक फॉरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है, कि फॉरेस्ट की उसके एक डोमेन रहेगी, डोमेन का फिर उसके सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं, फिर यूजर ग्रुप, एक फॉरेस्ट क्रिएट करना है अपने को। तो यहाँ पे 2 कंडीशन रहती हैं, कि यहाँ पे अगर मैं इसको प्राइवेट रखना चाहता हूँ, कि प्राइवेटली, कि मेरा VPC भी सेम वहीं पे है, मतलब मेरे AD कनेक्ट है, उसको प्राइवेटली कनेक्ट कर रहा हूँ ना मैं, तो मैं कुछ भी डोमेन लूँगा वो चलेगी। बट अगर मैं इंटरनेट पे जाना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन चाहिए। तो इस केस में मैं कुछ भी अपना जो मुझे अच्छा लगता है, cloudsum.com कुछ भी ले सकता हूँ, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जैसे ही मैं इंटरनेट पे जाऊँगा, तो मुझे फुल्ली क्वालिफाइड चाहिए, क्योंकि ये तो किसी न किसी की होगी डोमेन, अगेन कन्फ्लिक्ट हो जाएगा वहाँ पे। बट अभी के लिए अपने केस में चलेगा ये। तो यहाँ पे मुझे सारे ऑप्शन करने हैं, इनमें थोड़ा टाइम लगेगा चेक होने में, बट सिंपली यहाँ पे कि प्रीरिक्विजिट चेक करेगा अपने आप। यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करने हैं, सिंपल आपको ये डोमेन डाल दिया आपने, आपको इंस्टॉल करना है, ऑल डन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा अपना, नेक्स्ट रहेगा
फॉरेस्ट ऐड करने के बाद आपको डीएनएस पे जाना है। सो डीएनएस में यहाँ पे बेसिकली आपको पाथ बताना है। पाथ में क्या रहता है कि आपका एक तो रिवर्स लुकअप जोन और एक रहता है आपका फॉरवर्ड लुकअप जोन। तो ये होते हैं कि फॉरवर्ड और रिवर्स लुकअप कि आपको डीएनएस से आईपी और आईपी से डीएनएस में चेंज करने के लिए, कि कोई भी रिक्वेस्ट अगर डीएनएस पे जाती है तो वो आईपी का पता बताते हैं और आईपी से वो डीएनएस का पता बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्स लुकअप में अभी मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है इसमें, मतलब ये मेरा वो वाला सर्वर है जिसमें मैंने ऑलरेडी सब कुछ ऐड कर रखा है। तो ये अगर देखोगे तो आप हाँ, तो सिंपली इसमें मैंने ऐड क्या कर रखा है, इसमें मेरी लोकल आईपी रहेगी मेरे सर्वर की, वो आईपी है। मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ इसको, क्योंकि प्राइवेट आईपी कई बार चेंज हो जाती है अपनी 95.122। हम्म, 95.122। ठीक है, ये एडी सर्वर 1 ये ऑलरेडी सेटअप कर रखे हैं इसमें सब कुछ। तो जो रिवर्स लुकअप में मैंने क्या किया, रिवर्स लुकअप में मैंने अपनी ये आईपी जो प्राइवेट की है इसकी ऐड कर दी है यहाँ पे, और ऐसे ही फॉरवर्ड में भी यहाँ पे ऐड कर दी पॉइंटर। ठीक है, मेरी आईपी ऐड हो गई है यहाँ पे। So ये IP ऐड कैसे हुई by the way? ये भी बता देता हूँ, अपने पास दूसरा सर्वर है। मैं इसको सेटअप कर ही लेता हूँ। तो ये आपका पासवर्ड रहेगा सिर्फ और सिर्फ रिस्टोर करने के लिए, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो। तो नेक्स्ट तो नेट बायो से अपने आप उठा लेगा जो भी आपने डोमेन डाला वहाँ पे। ठीक है, मेरा क्लाउड सेक आ गया है। ये सेम आपको जहाँ पे रखना है डेटाबेस अपना, वो पाथ था। अभी प्रीव्यू विजिट चेक करने में थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा। मैं वैसे अगर यहाँ पे अभी इसमें टाइम लेगा, क्योंकि इंस्टॉल होने के बाद ये रिबूट होगा, रिबूट होने के बाद फिर हम ऐड कर पाएंगे इसमें। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे अगर अपने पास आता है ऑप्शन, तो यहाँ पे अगर रिवर्स लुकअप जोन करना है तो सिंपली हमने किया था कि न्यू जोन पे जाएंगे आप, न्यू जोन, नेक्स्ट, ये ऐड करने का प्रोसेस है। प्राइमरी जोन, आपको एक जोन क्रिएट करना है। टू ऑल डीएनएस सर्वर रनिंग ऑन डोमेन कंट्रोलर इन दी डोमेन, ये हम ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। IPv4। अब यहाँ पे ये नेटवर्क आईडी मीन्स कि जो अपनी प्राइवेट आईपी है इस सर्वर की वो डालनी है। हम ये चाहते हैं ना कि मेरा अब कंट्रोलर तो मैंने ऐड कर लिया कि कंट्रोलर किसको रिजोल्व करे, कंट्रोलर के पास कोई भी आए वो इसका पता बता दे इस आईपी का, और इस आईपी से वो डोमेन में चेंज हो जाए। तो ये दोनों रिवर्स उल्टा काम करते हैं, रिवर्स लुकअप और ये फॉरवर्ड लुकअप जोन। ये ऐड ऐसे ही किया था मैंने, न्यू जोन करके ऐसे। ठीक है, ऑलरेडी एडिड है सब कुछ इसमें, क्लियर है ना। और उसके बाद फिर सबसे लास्ट स्टेप किया था, जो सबसे लास्ट स्टेप अपना रहेगा, अभी मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हमने फीचर ऐड किया है एडी का, फीचर ऐड करने के बाद हमने न्यू डोमेन कंट्रोलर क्रिएट किया है, और फिर उसके बाद फॉरवर्ड और लुकअप जोन वो क्रिएट किए हैं न्यू जोन, जैसे अभी दिखाया था मैंने आपको। अब नेक्स्ट स्टेप अपना रहेगा, हमें डीएनएस है, डीएनएस में चेंजेस करने हैं। तो डीएनएस में जो अपना ये नेटवर्क कार्ड रहेगा अपने इथरनेट पे, ये भी ऑलरेडी मैंने कर रखे हैं इसमें, बट आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे होंगे। तो IPv4 में तो पहले की ये लूपबैक आईपी डली होती है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको मेरी जो प्राइवेट आईपी है वो डाल दी है यहाँ, होल्डर।
ठीक है, तो इसको करते ही मेरा जो मेरी डोमेन है उसके साथ मैप हो गया मेरा कार्ड। तो ये अपनी सेटिंग हो गई है सारी की सारी मेरी सर्वर एंड पे। अभी मेरा ये सर्वर से एक एडी सर्वर बन गया है। अब एडी सर्वर बनने के बाद अब आती है कि हमें यूजर इसमें क्रिएट करने हैं, ग्रुप क्रिएट करने हैं, वो कहाँ से होंगे? तो सर्वर मैनेजर में आप टूल्स पे जाएंगे, टूल्स के बाद आप यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे जाएंगे, फिर उसके बाद आपको डोमेन यहाँ पे दिख जाएगी आपकी, जो अभी ऐड किया था हमने, नया फॉरेस्ट बनाया था। तो आप उसके बाद यूजर पे जाएंगे। अब मैं यूजर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर भी रखे हैं, बट कुछ नए यूजर क्रिएट कर लेते हैं। अब मैं यूजर कर रहा हूँ मेरा किसी भी यूजर के नाम से कर लेते हैं, यूजर एक्स कर लेते हैं, यूजर एक्स, यूजर एक्स। मेरा एक यूजर क्रिएट हो गया है, यूजर एक्स। अभी मैं इसको अनटिक कर रहा हूँ, करना पड़े। यूजर क्रिएट हो गया यूजर। अब दूसरा यूजर क्रिएट करता हूँ मैं, यूजर वाई। तो सेम ये भी मेरा यूजर क्रिएट हो गया, यूजर वाई, अनटिक एंड पासवर्ड। तो बेसिकली ये मैं एक आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा हूँ, और अकॉर्डिंगली आइडेंटिटी को जहाँ पे भी यूज करना चाहता हूँ मैं, इसको जहाँ पे भी सिंक करवाना चाहता हूँ सिंक करवाना, और यूज कर सकते हैं इसको, आइडेंटिटी को। ये हो गया डन। अब अगर मुझे इन दोनों यूजर को, यूजर एक्स और यूजर वाई को अगर बंडल करना है किसी ग्रुप में, तो उस ग्रुप में भी कर सकता हूँ मैं बंडल। अब मुझे किसी भी टीम का नाम लिखना है, सपोज कि डेव टीम के नाम से ग्रुप क्रिएट करता हूँ मैं। ग्रुप मेरा क्रिएट हो गया डेव। अब गया कहाँ पे है वो मेरा डेव ग्रुप? हो गया यहीं पे, ये रहा। ये मेरा ग्रुप क्रिएट हो गया। अब इसमें मुझे मेंबर्स ऐड करने हैं, तो जो भी मेंबर्स ऐड करने हैं उनको मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। मैं यूजर एक्स को ऐड कर लेता हूँ, यूजर एक्स आ गया मेरा, और यूजर वाई को मैं ऐसे ही रखता हूँ, अप्लाई, ओके। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एडी सेटअप किए हमने, फिर यूजर क्रिएट किए और उनमें से एक यूजर को एक ग्रुप में डाल दिए। इट्स अप टू कि हमें अगर बाकी यूजर को डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। क्लियर है ना सबको यहाँ तक? अब आते हैं अपना, यहाँ पे काम हो गया खत्म। अब आते हैं अपना AWS एनवायरनमेंट पे। और AWS में आप देखो कि AWS में एक सर्विस होती है डायरेक्टरी सर्विस, डायरेक्टरी सर्विसेज। इसको सर्च करना है आपको, मैं एक बार ये दिखा देता हूँ। तो यहाँ तक अपना काम हो गया है। ऑन प्रीम पे जो हमने एक सर्वर लिया था, सर्वर सेटअप किया था, सर्वर में हमने एडी की सर्विसेज इंस्टॉल की, यूजर क्रिएट किए, ग्रुप क्रिएट किए। अब हम यहाँ पे जा रहे हैं AWS में। AWS में हम एडी कनेक्टर क्रिएट करेंगे एक। तो एडी कनेक्टर आपको मिलेगा, डायरेक्टरी सर्विसेज में जाएंगे, देन सेटअप ए डायरेक्टरी सर्विसेज। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन रहते हैं, बट अभी हम बात करेंगे एडी कनेक्टर की, ठीक है? इनको भी कवर करेंगे बट बाद में। सो एडी कनेक्टर क्या रहता है? एडी कनेक्टर ये, जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, कनेक्टर की तरह काम करता है। कनेक्टर किसके बीच में? ये आपका जो एडी सर्वर है और आपका AWS इन्वायरमेंट है, उसके बीच में कनेक्टर का काम करेगा, उन दोनों को जोड़ने के काम आएगा। पेड सर्विस रहती है ये। अब अकॉर्डिंग टू योर यूजर्स, कितने यूजर्स हैं आपके, तो आप स्मॉल या लार्ज जो भी सिलेक्ट करना आपको सिलेक्ट कीजिए, एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये VPC ये सिलेक्ट किया है, और सेम मेरा जो सर्वर था वो भी सेम VPC था। दैट मीन्स कि सेम सबनेट में थे, तो ये कनेक्ट हो जाएंगे। बट अगर ये सबनेट अलग अलग होता तो हमें एक VPN टनल क्रिएट करनी रहती। अभी मेरा ये सर्वर जो मैंने किया है, ये सिर्फ हमने प्रैक्टिकल के लिए लिया है।
तो ये सर्वर मेरा और ये एडी कनेक्टर दोनों सेम सबनेट में है, तो यहाँ पे वीपीएन टनल की जरूरत नहीं है, अदरवाइज वीपीएन टनल भी क्रिएट करनी पड़ती है हमें। ठीक है, प्रेफरेंस में कोई भी सिलेक्ट करनी हो तो कर सकते हो, बट अभी नहीं कर रहा मैं। मेरा जो कंट्रोलर का डीएनएस था वो डालना है मुझे, cloudSec.xyg। XYG क्योंकि ऑलरेडी जो मैंने सर्वर सेटअप कर रखा था वहाँ पे XYG दिया था, सो इसलिए मैंने XYG यहाँ पे भी लिया है। अब आती है DNS IP एड्रेस। DNS IP एड्रेस मीन्स कि जो मेरे उस सर्वर की प्राइवेट IP है जहाँ पे मेरी एडी चल रही है। मेरी एडी कहाँ पे चल रही है? इस वाले सर्वर पे। इसकी प्राइवेट IP रहेगी ये। इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट, डन। अब यहाँ पे यूजर नेम कौन सा रहेगा? जहाँ पे मेरा एडी सर्वर चल रहा है उसका यूजर नेम। मुझे तो सिंक करना है ना AWS कोर एडी सर्वर को, तो डिटेल उसी की डलेंगी सारी। एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी आपका सर्वर लॉगिन करने का पासवर्ड था डालिए। एंड प्लीज किसी को कुछ डाउट हो तो बताना मुझे। तो ये सिंपल कॉन्फ़िगरेशन थी, कुछ भी इसमें नहीं किया है। इसमें सिर्फ हमने एडी कनेक्टर पे गए हैं हम, उसके बाद जो भी अपनी डिटेल्स थी हमने VPC सिलेक्ट किया, और उसके बाद जो भी अपनी एडी सर्वर की डिटेल थी, डोमेन कंट्रोलर का नाम, देन उसकी IP, यूजर नेम और पासवर्ड, सिर्फ इतना किया। देन क्लिक ऑन क्रिएट डायरेक्टरी, डन। ठीक है, ये हो गया अपना। अब ये क्रिएट होने में टाइम लेगा 3 से 5 मिनट। तब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कैन डिस्कस। क्लियर है सबको? यस सर। तो ये सेइंग अगर सेम अगर आपका VPC में है तो उसके लिए आपको फायरवॉल नहीं चाहिए होगा। अदरवाइज इफ यू आर हैविंग ऑन प्रेमाइस पे एक्टिव डायरेक्टरी और आपका बुक सिंक करना है AWS के साथ, इस केस में VPN या फायरवॉल चाहिए होगा ऑन प्रेमाइस में, एंड दैट विल राइट। कम्युनिकेट। हाँ ठीक है। तो अपना VPN दोनों केस, फायरवॉल दोनों केस में रिक्वायर्ड रहेगा। अब यहाँ पे फायरवॉल क्या है मेरा? सिक्योरिटी ग्रुप फायरवॉल की तरह ही काम कर रहा है ना, हाँ कि करेक्ट मुझे क्या अलाउ करना है। तो यहाँ पे करेक्ट। मैंने अलाउ कर रखा है कि मेरा ये जो VPC है, ये सबनेट रेंज है, ये अलाउड है। एक तरह से जो भी उसकी इंटरनल रेंज है वो उसी को अलाउ कर रखा है। ठीक है। बट अगर ये VPN होता, अपना VPN सेटअप कर रखा होता, तो उस केस में दोनों सबनेट रेंज अलग अलग रहती। तो इसकी जो भी सबनेट रेंज रहती एडी कनेक्टर की, उसको मैं यहाँ पे अलाउ करता। और इसके कुछ स्पेसिफिक पोर्ट रहते हैं, एक LDAP का रहता है 389 आई थिंक, और एक आपको DNS का पोर्ट अलाउ करना पड़ता है 53। इसके अलावा भी एक पोर्ट होता है, वो इंटरनेट पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। बट स्पेसिफिक 3 से 4 पोर्ट रहते हैं जो अलाउ करने रहते हैं। और किसी का यहाँ तक कुछ डाउट? तब तक बात कर लेते हैं हम SSO की। तो SSO क्या होता है? SSO की फुल फॉर्म तो होती है सिंगल साइन ऑन। और सिंगल साइन ऑन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल जाता है कि साइन ऑन हमें एक ही बात बार करना है, सिंगल। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि आपकी एक मेल आईडी बना देते हैं, आपकी एक आइडेंटिटी बना देते हैं, और आपने एक साइट या एक पोर्टल को लॉगिन किया, फिर किसी दूसरे पोर्टल को ओपन करते हो तो आप अलग से, आपको ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं रहती यूजर नेम पासवर्ड डालने की, वो सिंगल साइन ऑन से अपने आप हो जाता है। तो वो सर्विस रहती है सिंगल साइन ऑन। दैट मीन्स कि आपको एक ही पासवर्ड मेंटेन करना है। तो ये सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी अच्छा होता है। मतलब एक तरह से अगर वैसे सोचो तो कि ये मेरा कॉम्प्रोमाइज हो गया तो मेरी सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, बट इसको देखा ऐसे जाता है कि अगर आपको एक पासवर्ड मैनेज करना है, मेंटेन करना है, तो आप अच्छे से उसको स्ट्रोंग रखोगे, उस पर 2 लेयर सिक्योरिटी रहेगी, MFA रहेगा, इवन कई बार 3 लेयर भी होती है सिक्योरिटी, तो उसको मैनेज कर सकते हो। बट अगर आपके पोर्टल, आजकल बहुत सारे दुनिया भर के पोर्टल होते हैं, आपके 10 20 30 50 पोर्टल और सबके लिए पासवर्ड, फिर अपना क्या रहता है कि एक टाइम के बाद हम बहुत ही आ, छोटा सा और जो सिक्योर नहीं होता पासवर्ड, वैसा यूज करने लग जाते हैं। बट यहाँ पे अपना पूरा कंट्रोल रहता है कि हमें एक ही पासवर्ड मैनेज करना हम अच्छे से, और उसके ऊपर पासवर्ड पॉलिसी लगी रहती है कि विद इन 1 मंथ आपको चेंज करना है या 60 डेज में चेंज करना है। पासवर्ड आपका स्ट्रोंग रहेगा, 8 करेक्टर या 9 करेक्टर कम्बिनेशंस होंगे उसमें, आपके पास OTP आएगा, तो वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ जाती है आपकी। ठीक है, और ऑथेंटिकेट आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, आपके एफर्ट भी कम हो जाएंगे। तो बेसिकली सिंगल साइन ऑन इसके लिए होता है।
तो अब मान लो कि हमने ये एडी यहाँ पे ये इसका यूजर यूज करेंगे और इससे अपने जितने भी अकाउंट होंगे उन अकाउंट को अलग अलग से ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। सो बस एक ही बार सिंगल साइन ऑन से उसके बाद हम जिस भी अकाउंट पे क्लिक करेंगे जो भी अपने पास परमिशन रहेगी वो हमें दिख जाएगी। इसको लेकर किसी को कोई डाउट? सिंगल साइन ऑन क्लियर है ना सबको? ओके तो मेरी डायरेक्टरी सर्विस देखता हूँ उसमें कहाँ तक पहुँचा। ओके ये मेरी हो गई है फेल अभी, तो देखना पड़ेगा क्यों हो गई है फेल। सिक्योरिटी ग्रुप में इनवैलिड आल क्रेडेंशियल ट्रैफिक कर लो एक बार योगेश क्या? भाई। सिक्योरिटी ग्रुप में आल ट्रैफिक नहीं सिलेक्ट कर नहीं लो। ये उसकी वजह से नहीं हुई, ये बोल रहे कि इनवैलिड क्रेडेंशियल फॉर आईपी दिस दिस दिस। तो हमें दोबारा क्रिएट करनी पड़ेगी मेरी ये, या क्रेडेंशियल इनवैलिड बता रहे हैं तो पासवर्ड गलत डाल दिया मैंने। वो एडी जब वो कॉन्फ़िगर की थी तब उसका पासवर्ड चेंज किया था आपने EC2 का? चेंज किया था। दोबारा से सेटअप करता हूँ इसको। एडी कनेक्टर सॉल्व, ये सेम रहने देता हूँ। फिर यहाँ पे रहेगा मेरा क्लाउड, ओके क्लाउड सेट डॉट XYZ। यहाँ पे मेरी आईपी रहेगी मेरे EC2 इंस्टेंस की। यहाँ पे मेरा पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर, यूजर नेम तो सॉरी, ये शायद पासवर्ड गलत डाल दिया था मैंने। मेरे को योगेश क्रॉस चेक करेगा कि एक्टिव डायरेक्टरी सही से कॉन्फ़िगर हुई है NS लुकअप करके। वो भी देख लेंगे। ये वैसे टेस्टेड है अखिलेश, ओके ठीक है। टेस्टेड है ये। बाकी अगर देखना हो तो भाई ये देख सकते हो आप NS लुकअप से। तो मेरा लोकल होस्ट दिखा रहा है, मतलब मेरे लोकली ही मेरी एक्टिव ये लोकल पाथ दिखा रहा है। अगर ये नहीं दिखाता तो यहाँ पे अननोन आ जाता आपका। तो योगेश डोमेन नेम नहीं होना चाहिए हमारा जो है? डोमेन नेम उस केस में आएगा, इससे नेटवर्क से बाहर होती है ना, फिर डोमेन नेम आता। अच्छा या फिर अगर किसी सर्वर को ज्वाइन करवा रखी होती तो वहाँ पे आता। अब लोकली कर रखी है ना हमने, तो लोकल होस्ट दिखा रहा है। अब वेट करते हैं इसका थोड़ी देर। यहाँ तक सबको क्लियर है ना कि ये वाला कंसेप्ट और क्यों कर रहे हैं हम, बेनिफिट क्या क्या है, यूजर किस केस में नहीं करने चाहिए, किस केस में करने चाहिए हमें यूज, एक्टिव डायरेक्टरी को क्यों पिक्चर में लेके आना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि यूजर भी यूज होते हैं आज के टाइम पे और एक्टिव डायरेक्टरी भी होती है, तो सब करते हैं यूज क्रॉस अकाउंट बना के, क्रॉस अकाउंट रोल बना के।
तो और कोई एक्टिव डायरेक्टरी पे करता है और कोई आइडेंटिटी एज ए सर्विस करता है यूज गूगल की या फिर माइक्रोसॉफ्ट की। तो डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिसी कैसी है, कंपनी आप क्लाउड के ऊपर कितना रिलाई करते हो, कि हम आइडेंटिटी भी आपके ऊपर लेके जा सकते हैं या फिर आपको आइडेंटिटी अपने पास ही रखनी है। और कॉस्ट के ऊपर भी करता है, कॉस्ट भी काफ़ी वेरी करती है कि आप कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। कई बार ऑन प्रीम आपको सस्ता पड़ता है, अगर आइडेंटिटी एज ए सर्विस करते हैं तो वहाँ पे आइडेंटिटी के आपको चार्जेस लगते हैं अलग से। तो ये मेरा टाइम लेगा पास और फेल बताने में थोड़ा, और बस मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए। तो अभी अभी भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन इसी को प्रेफर करती हैं कि वो ऑन प्रीम पे अपनी एडी रखती हैं और बाकी फिर मल्टी क्लाउड का ट्रेंड है आज के टाइम पे, तो मल्टी क्लाउड पे अपना 2 क्लाउड या 3 क्लाउड लेते हैं, उस पर अपना वर्कलोड रखते हैं, बट एडी ऐसे रखते हैं। बट यहाँ पे आपके क्या रहता है, यहाँ पे आपके एफर्ट बढ़ जाते हैं अगर आप एडी आपको खुद मैनेज करनी रहती है। और अगर एडी किसी क्लाउड प्रोवाइडर से यूज कर लेते हैं आप, गूगल के या माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर की, तो वहाँ पे आपके एफर्ट नहीं रहते हैं इतने। वहीं पे अगर जी स्वीट किसी ने यूज किया तो वहीं पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि यू कैन यूज मल्टीपल गूगल सर्विसेज। आपको जीमेल यूज करनी है, सेम उसी आईडी से जीमेल यूज कर सकते हैं, ऊपर सर्विसेज हैं गूगल की, उन सबको यूज कर सकते हैं आप। बट यहाँ पे आपको बहुत सारा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक तरह से आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है कि मेरे यूजर यहीं पे रहेंगे, बट आपके यहाँ पे एफर्ट है, एफर्ट भी इंक्रीज हो जाते हैं। ये बहुत है। मीनवाइल हम AWS एसएसओ कॉन्फ़िगर कर लेते हैं ना। नहीं, एसएसओ हम कॉन्फ़िगर करेंगे इसी के साथ। जो यूजर मेरे एडी पे है ना, ऑन प्रीम एडी पे, उन यूजर को मेरे को लेके जाना है एसएसओ पे। तो ठीक है, मेरी एक्टिव हो गई है, ये टाइम लेती है, तो लास्ट टाइम अपना पासवर्ड ही गलत डाला था हमने। ठीक है, तो अभी अपनी इसमें जाता हूँ मैं। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन रहते हैं कि एक तो मुझे एसएसओ यूज करना है और दूसरा केस है कि मुझे एसएसओ यूज नहीं करना। मुझे तो कि अलग-अलग, वो डिपेंड करता है कि आपका क्या यूज करना चाहते हैं, यूज केस कैसा है। अब फर्स्ट केस के यूज नहीं करना, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए आप एक्सेस एप्लीकेशन मैनेजमेंट में जाएंगे। तो यहाँ पे इसको मैनेज करने के कुछ ये रहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसकी बात करता हूँ। अभी देखिए, डेलीगेटेड कंसोल एक्सेस, तो अभी तक तो यहाँ पे कोई आईएम रोल नहीं है क्रिएटेड, और डेलीगेटेड यूजर ग्रुप कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। ऑल्दो अपना डायरेक्टरी अपनी सिंक हो चुकी है, बट अपने को यूजर नहीं दिख रहे हैं। तो वो यूजर कौन से यूजर दिखेंगे? तो जैसे ही भी किसी यूजर को हम कोई रोल असाइन करेंगे तब हमें दिखेंगे। तो उस केस में हमें क्या करना है, एक रोल क्रिएट करेंगे। और रोल क्रिएट करेंगे किसके लिए? डायरेक्टरी सर्विसेज के लिए। रोल हमने कवर कर लिया अभी कुछ टाइम पहले, अभी थोड़ी देर पहले किया था जो। अब यहाँ पे मेरे डायरेक्टरी सर्विसेज के लिए मैं रोल क्रिएट करूंगा। नेक्स्ट परमिशन, परमिशन जो भी परमिशन देना चाहता हूँ मैं उसको, के लिए मैं इसको देना चाह रहा हूँ व्यूअर का रोल, व्यू ओनली एक्सेस। ठीक है, कि जिसको भी ये रोल असाइन करूंगा, जिस भी यूजर को मैं, ऑन प्रीम रोल। ऑन प्रीम रोल इसको नाम दिया मैंने, और जिसको भी मैं असाइन करूंगा वो यूजर मेरे एडब्ल्यूएस एनवायरनमेंट को व्यू कर पाएंगे बस। अब दोबारा से यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे अब मेरा ये रोल दिख गया मुझे। ठीक है, अभी इससे पहले मुझे क्या क्या करना होगा, मेरा एप्लीकेशन यूआरएल कि जो मेरे ऑन प्रीम एडी के यूजर्स हैं, अब यहाँ पे मैंने दिया है मेरा, कुछ भी दे लेता हूँ मैं, क्लाउड सम, ये शायद मिल जाएगा।
अब जो मेरे ऑन प्रीम एडी के यूजर्स हैं वो डायरेक्टली AWS के पोर्टल पे जाके लॉगिन नहीं कर पाएंगे। उनके लिए एक स्पेशल मेरी कंपनी का नाम जो भी रहेगा उसके नाम से मैं अपना ये एप्लीकेशन URL क्रिएट कर सकता हूँ। देन उसको एक्सेस करेंगे वो, फिर लॉगिन करेंगे AWS को। मैंने URL क्रिएट कर लिया है यहाँ पे। देन मुझे AWS मैनेजमेंट कंसोल को इनेबल करना है डायरेक्टरी के लिए। तो अभी ये भी मेरा ये इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब मुझे मैन्युअली जो भी मेरे वहाँ पे ग्रुप और रोल थे, यूजर थे सॉरी, उनको ऐड करना है। अब मेरा ग्रुप था जो वो था डेव के नाम से मैं सर्च करूँगा। मेरी AD सिंक हो चुकी है तो मेरा यहाँ पे मेरा ग्रुप दिखना चाहिए मुझे। ग्रुप दिख गया मुझे। और डोमेन नेम कौन सा है ये? cloudsec.xyz इस डोमेन का है। इसको ऐड कर लिया है। दैट मीन्स और ये डेव टीम का यूजर कौन है? यूजर है इसका यूजर एक्स। तो यूजर एक्स लॉगिन कर पाएगा, लॉगिन कर पाएगा और व्यू भी कर पाएगा। अब ऐसे ही अगर मुझे कोई डायरेक्टली किसी यूजर को ऐड करना है तो यूजर मेरा यूजर है एक यूजर वाई है, इसको मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया है। तो सेम रहेगा, मतलब प्रैक्टिस यही की जाती है, ग्रुप को ही ऐड करते हैं। यूजर को मैंने सिर्फ दिखाया आपको कि यूजर को कर सकते हैं। तो अगर डेव टीम में मेरे अगर 10 15 20 100 जितने भी यूजर होते हैं उन सबको व्यूअर की परमिशन मिल जाती, क्योंकि मैंने इनको रोल में ऐड कर लिया ना, डेलीगेट कर दिया। अब क्या करना है? अब मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना होगा? इस URL को कॉपी करता हूँ मैं, URL को कॉपी, देन मैं जाता हूँ मेरा, मैं इसको ऑलरेडी दूसरा अकाउंट लॉगिन था उसको लॉग आउट करता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा। ये पूरा URL रहता है अपने को /console लिखना रहता है इसके URL के पीछे, क्योंकि हम कंसोल ओपन करना चाह रहे हैं। ठीक है, मेरा यूजर कौन सा है? मेरा यूजर x @cloudsec.xyz। पासवर्ड मेरा सेम कौन सा रहेगा जो मेरा डायरेक्टरी वाला है? यूजर x.xyz। पासवर्ड शायद कुछ और होगा। हो गया, मेरा पासवर्ड ले लिया। तो अब मेरा ये लॉगिन कर पाएगा और लॉगिन करने के बाद हो गया मेरा लॉगिन, मुझे व्यूअर का रोल मिल गया है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि हमें यूजर है जो AWS यूजर्स है वो यूज नहीं करने चाहिए, हमें रोल्स यूज करने चाहिए। तो अभी हम रोल यूज कर रहे हैं और आइडेंटिटी कहाँ की यूज कर रहे हैं? अपने ऑन प्रीम की। ऑन प्रीम आइडेंटिटी से मैंने लॉगिन कर लिया है। अब ये मेथड आया, अब दूसरा मेथड आता है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सब कुछ, यूजर को रिमूव कर देता हूँ सबको। मेरा कंसोल का एक्सेस डिसेबल कर देता हूँ। बताना, मेरे यूजर सिंक हो गए हैं। सिंक होने के बाद मैंने एक रोल क्रिएट किया था और रोल को जो मेरे AD के यूजर्स थे उनको डेलीगेट किया, सिंपल। उसके बाद डायरेक्टली वो जो हमें यहाँ पे URL क्रिएट किया था उसके थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। इतना हो गया। अब आता है पिक्चर में SSO। अब SSO क्या है? SSO की कुछ इंपॉर्टेंट है बातें कि एक तो SSO हम किसी भी एक रीजन में इनेबल कर सकते हैं। अगर एक रीजन में कर दिया तो दूसरे में नहीं कर सकते आप। और अभी अगर हमें AD पे जो हमने ऑन प्रीम की डायरेक्टरी सिंक की है किस रीजन में? नॉर्थ वर्जीनिया में सिंक की है, तो अभी हमें SSO भी नॉर्थ वर्जीनिया में ही बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको इनेबल करेंगे हम SSO को इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग में भी आपको ऑप्शन डायरेक्टली दिख जाएगा। ठीक है, इसमें आइडेंटिटी सोर्स आपका क्या है? हमारा सोर्स है आइडेंटिटी का ऑन प्रीम। यहाँ पे ऑप्शन रहते हैं आपके पास एक्सटर्नल आइडेंटिटी प्रोवाइड। दैट मीन्स कि अगर आप एजूर को, GCP को या फिर और बहुत सारे आइडेंटिटी प्रोवाइडर हैं उनको यूज करना चाह रहे हो तो वो डायरेक्टली हो जाते हैं, उसके लिए AD कनेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बट अभी है ऑन प्रीम का केस। तो ऑन प्रीम में क्या रहता है, ये लिख रखा है ना इन्होंने कि अगर माइक्रोसॉफ्ट AD है या फिर जो
AWS में भी रहती है माइक्रोसॉफ्ट मैनेज्ड एडी, या फिर एडी कनेक्टर है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको अपने जितने भी एडी कनेक्टर है वो दिखा देगा यहाँ पे। sec.xyz इसने दिखा दिया। नेक्स्ट, नाउ टाइप एक्सेप्ट, क्रिएट आइडेंटिटी सोर्स। ये सिंपली मेरा हो गया सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा हो गया है, मतलब मेरा जो यूजर थे वो सारे के सारे सिंक हो गए हैं, बट यहाँ पे कुछ लिमिटेशन आपको दिखेंगे नहीं डायरेक्टली यूजर या ग्रुप कुछ भी, ठीक है। क्योंकि यूजर को ग्रुप को आपको मैनेज वहीं से करना रहेगा, बट ऑथोराइजेशन पार्ट आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो कि किस किस ग्रुप को क्या क्या एक्सेस देना है, वो पार्ट यहाँ से मैनेज होगा। अब कैसे मैनेज होगा, अब जैसे AWS अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी अकाउंट है, ये सारे अकाउंट है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग, ये अकाउंट हो गए मेरे। अब किसी भी अकाउंट के लिए कि लेट्स सपोज इस वाले अकाउंट के लिए मुझे कुछ यूजर को कुछ परमिशन असाइन करनी यूजर, तो उससे पहले एक परमिशन सेट भी क्रिएट करना पड़ेगा हमें, पहले वो दिखा देता हूँ आपको। एक परमिशन सेट क्रिएट करना पड़ेगा हमें कि हम क्या परमिशन देना चाहते हैं किसी को। तो यहाँ पे दो ऑप्शन रहते हैं, एक रहता है कि एग्जिस्टिंग जो, और एक रहता है कि क्रिएट कस्टम। एग्जिस्टिंग ये कुछ आपको सुजेस्ट कर देंगे, इनके बाद 10 या 12 ऑलरेडी क्रिएटेड परमिशन सेट रहते हैं। अदरवाइज अगर आप अपना जेसन लिखना चाहते हो या फिर एक एक करके पॉलिसीज जो भी परमिशन है सिलेक्ट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। अब यहाँ पे है एडमिन एक्सेस देना है मुझे इनको ऑन प्रीमेटिव वालों को, या व्यू ओनली का देना, तो मैं व्यू ओनली कर रहा हूँ अभी सिलेक्ट यहाँ पे, रिव्यू क्रिएट, ठीक है। मेरा परमिशन सेट है क्रिएट हो गया। अब मैं दोबारा से अकाउंट पे जाता हूँ और मुझे इस अकाउंट के लिए परमिशन देनी है, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको, नाउ असाइन यूजर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा ये सिलेक्ट है ऑलरेडी मेरी डोमेन, मतलब मेरी सिंक है तभी सिलेक्ट है ये, मेरी जो ऑन प्रीम एडी है वो सिंक है। अभी आपको अगर ग्रुप सिलेक्ट करना है, ग्रुप सिंक करवाना है, तो ग्रुप पे क्लिक करेंगे एंड नाउ सर्च फॉर ग्रुप। फिर आ गए, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लिया। अगर आपको किसी यूजर को करवाना है, मेरे यूजर भी है इसमें, मेरे नाम से भी है, अगर मैं योगेश नाम का यूजर देखता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी पहले क्रिएट कर रखा था, इसके नाम से शायद मेरा नहीं है कोई यूजर। अच्छा सॉरी, पहले मुझे यूजर पे क्लिक करना पड़ेगा, तो कर रहा हूँ अपना। वैसे आपको यूजर वाला भी दिखा देता हूँ। अगर मैं यूजर करता हूँ तो मेरा तो योगेश नाम से मेरा एक यूजर भी है यहाँ पे, इसको सिलेक्ट कर लिया। एक मेरा ग्रुप सिलेक्ट कर लिया मैंने और एक यूजर सिलेक्ट कर लिया। नाउ क्लिक ऑन परमिशन सेट। परमिशन सेट जो हमने अभी क्रिएट किया था वो सिलेक्ट करना है व्यू ओनली। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो ऑन प्रीम एडी के यूजर हैं वो सिर्फ व्यू ओनली कर पाए। फिनिश हो गया। अब बात आती है कि ये तो सेम प्रोसेस हमने वहां से भी कर ली थी, अब इसमें एक्स्ट्रा क्या हुआ। तो इसमें एक्स्ट्रा रहा कि तो वहाँ पे तो जितने भी अलग अलग अपने अकाउंट थे सबके लिए हमें अलग से करना पड़ता, अलग से लॉगिन करना पड़ता। बट यहाँ पे अब जैसे ये हो गया, अब सेम ये मेरा सैंड बॉक्स है या मेरा लॉगिंग अकाउंट है, इस पे भी अगर असाइन यूजर करना चाहता हूँ मैं तो यहाँ पे भी कर सकता हूँ। मेरा डेव टीम करता हूँ मैं, सर्च फॉर डेव टीम, परमिशन सेट, क्लिक ऑन दिस व्यू ओनली एक्सेस, फिनिश, ऑल डन। तो अभी क्या करना रहेगा, अभी अगर हमने ऑथेंटिकेशन अगर अपनी एक बार हो गई है तो उसके बाद हमें इन दोनों अकाउंट का हमें सिर्फ वहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा कि मुझे ये अकाउंट लॉगिन करना है, ये मतलब बार बार ऑथेंटिकेट नहीं करना पड़ेगा। और वो कितनी देर तक लॉगिन रहे वो आप जब कोई परमिशन सेट क्रिएट करते हैं ना तब वहाँ पे आ जाता है आपके पास। वो भी एक बार जल्दी से दिखाता हूँ आपको। तो सेशन ड्यूरेशन 1 और बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, उसके बाद जितनी देर तक सेशन चाहते हैं आप एसएसओ का वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी आपको इवन यहाँ पे कोई यूजर और ग्रुप नहीं दिखेगा, ये एक लिमिटेशन है। बट जैसे ही कोई यूजर लॉगिन कर लेगा तो आपके यूजर यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे, बट वो वन टाइम एटलीस्ट ऑथेंटिकेशन उसका हो चुका हो, और ग्रुप यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है।
दैट मीन्स कि आपको वो यूजर ग्रुप वहीं से मैनेज करने रहेंगे, सिर्फ ऑथराइजेशन पार्ट यहाँ से मैनेज होगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? ओके, क्लियर। ठीक है, थैंक यू। तो तो जैसे मेनली जो हमें जो हैसल है सर, वो मल्टी ऑथेंटिकेशन का, उसको दूर करने के लिए एसएसओ लेते हैं सिंगल साइन ऑन। ओके, मल्टी अकाउंट्स हैं तो उनको हर एक बार यूजर नेम पासवर्ड ना डालना पड़े, ये तो उसे बचने के लिए एंड फॉर अ ला दें, सिंगल। करेक्ट। ठीक है। हाँ, सिंगल की अलग अलग पासवर्ड ना डालना पड़े हमें बार बार, सिंगल साइन ऑन से सब कुछ मैनेज हो जाए। यहाँ पे हमने सर्विस प्रोवाइडर यूआरएल तो डाला नहीं कहीं भी, या नहीं डालने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी? नहीं, सर्विस प्रोवाइडर यूआरएल मतलब मतलब किसका जो मैं यूआरएल? जिस एप्लीकेशन को मैं रीच आउट करूंगा, मतलब मैं कंसोल को रीच आउट करूंगा बाय एसएसओ, तो तो उसका उसमें मेरा यूआरएल तो यूआरएल ये रहेगा ना, ये अपने आप देता है ना अपने को। अच्छा ये वाला एचटीटीपीएस वाला। ये एचटीटीपीएस वाला। तो जैसे डायरेक्टरी सर्विसेज में हमने एक यूआरएल क्रिएट किया था, यहाँ पे भी आपको एक यूआरएल मिल जाता है। इस यूआरएल के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे आप, ठीक है। इसको अकॉर्डिंगली अगर आपको एडिट करना है तो एडिट भी हो जाता है ये वन टाइम, बट अभी मैं इसको ऐसे रखता हूँ डिफॉल्ट। ये मेरा यूआरएल है। और अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट सिंक्रोनाइज करवानी है तो वो पॉसिबल होगी या नहीं होगी एडी कनेक्टर के थ्रू? अखिलेश, आवाज चली गई, एक बार रिपीट करिए। जैसे हमने यूजर्स और ग्रुप्स किए सिंक्रोनाइज, हाँ, वैसे ही इन केस मुझे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट सिंक्रोनाइज करनी है तो वो होगी या नहीं होगी? अगर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट करनी है कि मतलब कि मतलब पूरी की पूरी। यूजर्स और ग्रुप्स हाँ, मुझे इंडिविजुअली सिलेक्ट ना करने पड़े, मैं हाँ, कंप्लीट ओयू को सिलेक्ट कर लूँ और उसके कंप्लीट ओयू, बिहाफ पे मेरे कंप्लीट ओयू को यहाँ पे नहीं कर पाएंगे अखिलेश। अच्छा इसमें मतलब कंप्लीट पूरी की पूरी ओयू अपनी यही है ना, कि अगर मैं इस अकाउंट को सिलेक्ट करता हूँ, अच्छा असाइन यूजर, कि मैं कंप्लीट, ये मेरी ओयू है ना, अभी ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेरी डोमेन है ना, कि मैं इसको पूरी को एक्सेस दे दूँ, तो वो नहीं हो पाएगा। ग्रुप करने ही पड़ेंगे मेरे को यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। तो अभी मैंने मेरे एक यूजर को, जो मेरी डेव टीम है, मेरा ग्रुप है डेव टीम, उसको मैंने एक्सेस दे दी है 2 अकाउंट की। अब मैंने कॉपी कर लिया मेरा यूआरएल, एक बार दोबारा कर लेता हूँ कॉपी और अगेन अब लॉगिन करता हूँ। ये हम डिलीट कर चुके थे सब कुछ, फिर भी एक बार लॉग आउट करके, डिलीट इन द सेंस कि हमने जो डायरेक्टरी पे एक यूआरएल बनाया था वो डिलीट कर चुके थे। अब मेरा ये यूआरएल है एसएसओ वाला। अब एसएसओ से ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या मुझे चेंजेस मिलेंगे। ये इनिशियली थोड़ा टाइम ले लेता है। यार यूजुअली इतना टाइम भी नहीं लेता है, थोड़ा ज़्यादा ही ले रहा हूँ। चलो मैं सिंपल इसमें ओपन करके देखता हूँ। ये हो गया मेरा ओपन। यूजर नेम डाला, मेरा यूजर है यूजर एक्स है जो मेरा, वो पार्ट है डेव टीम का, @cloud_sec_XYZ। यहाँ पे पासवर्ड कौन सा रहेगा मेरा, जो एक्टिव डायरेक्टरी में मैंने यूजर को पासवर्ड दिया है। इसने, अब देखिए यहाँ पे इसने मुझे दोनों अकाउंट दिखा दिए हैं, तो मुझे जो भी लॉगिन करना है मुझे अलग से कोई ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों मुझे यहीं पे दिख गए हैं, कोई मेरा अलग से यूआरएल नहीं है, ठीक है।
और मतलब एक ही बार ऑथेंटिकेट करके मेरे दोनों, अब मुझे इस पे मैनेजमेंट कंसोल पे लॉगिन करना है तो हो गया। और दूसरा मेरा बेनिफिट रहता है, अगर मैं एसएसओ यूज कर रहा हूँ तो मेरा सीएलआई को एक्सेस करना बड़ा इजी हो जाता है। मतलब मुझे ना तो अलग से कोई जैसे यूजर के केस में करते हैं, एडब्ल्यूएस यूजर के केस में हम, तो वहाँ पे हमें एक अगर सीएलआई एक्सेस करनी है तो हमें एक्सेस की और सीक्रेट क्रिएट करने पड़ते हैं, एंड दैट इज अगेन नॉट सिक्योर, क्योंकि उनको मैनेज करना, रखना, उनका कॉम्प्रोमाइज़ होने का डर रहता है, और अगर सीक्रेट कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गए तो फिर अगेन इट्स अ प्रॉब्लम। और दूसरा रहता है कि एडब्ल्यूएस यूजर के साथ सीएलआई यूज करनी है और वहाँ पे आपको एमएफए एनेबल करना है, तो वो भी एक टीडीएस टास्क है, उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है आपको। मतलब इजीली ऐसा नहीं होता कि आपने सिंपल कहीं पे क्लिक किया और एमएफए एनेबल हो गया, तो वो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे एक। बट एसएसओ के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी से लॉगिन करके दिखा देता हूँ। ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट। तो अगर CLI से अगर एसएसओ यूजर को लॉगिन करना है आपको, इसमें रहेगा आपका कमांड रहती है आपकी स्टार्टिंग में AWS कॉन्फ़िगर एसएसओ। तो अभी ये आपसे पूछेगा कि आपका URL है जो, उसको वो डालिए। दिस इज माय URL। कौन सी रीजन में मेरा US ईस्ट 1, सॉरी US। यहाँ पे रीजन आपको कौन सा डालना है, अब ये देखिए जैसे ही मैंने वो डाला वहाँ पे US ईस्ट 1 और ये मुझे ले आया यहाँ पे ऑथेंटिकेशन वाले पेज पे। और अब ये ऑथेंटिकेशन मेरी होगी AD से। इवन मैं अगर CLI भी एक्सेस कर रहा हूँ तो भी मेरी ऑथेंटिकेशन AD से हो रही है। अब आई थिंक मेरा ऑलरेडी एक हाँ ठीक है, ले लिया इसने। तो यहाँ पे मेरा यूजर x@cloud.xyz, पासवर्ड जो भी आपका AD में रखा था आपका पासवर्ड। ठीक है, अभी यहाँ पे अलाउ करेंगे तो ये यहाँ पे टिक जैसे ही आएगा, आप दोबारा जाओगे तो यहाँ पे आपको ये दोनों अकाउंट दिखा दिए आपने। तो CLI कौन से अकाउंट के लिए एक्सेस करना चाहते हो, जिसके लिए भी करना चाहते हो एंटर, और कौन से रीजन में जाना चाहते हो। तो ये फर्स्ट वाला रीजन सिलेक्ट किया था कि यहाँ पे भी आप S3 बकेट या EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं जिस भी रीजन में, ये वो वाले रीजन के लिए पूछ रहे हैं। अभी के लिए मैं डिफॉल्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक ये प्रोफाइल क्रिएट करेगा। प्रोफाइल अभी इसका नाम है व्यू ओनली एक्सेस, बट आपके ऊपर है कि आप अगर इसको कुछ भी देना चाहते हो। मैं इसको देना चाहता हूँ सिक्योरिटी के नाम से प्रोफाइल। ठीक है, ये मेरा क्रिएट हो गया। अब क्या रहेगा, अगर आप कोई भी कमांड चलाते हो, लेट्स सपोज मैं चलाता हूँ AWS S3 LS, अब मैं डायरेक्टली अगर इसको चलाऊंगा तो ये मेरी नहीं चलेगी, क्योंकि अभी जो क्रेडेंशियल है वो वैलिड नहीं है ना। बट अब मैं करता हूँ कि मेरा ये जो प्रोफाइल बनी है, ये क्या करता है कि प्रोफाइल ये टेम्परेरी क्रेडेंशियल क्रिएट कर देता है। तो जो भी मेरी कमांड रही, कमांड के एंड में मैं प्रोफाइल सिक्योरिटी, तो मेरी कमांड चल जाएगी। जो भी इसको परमिशन है, तो इसको व्यूअर की परमिशन है, और ये मेरी 2 बकेट है, यहाँ पे इसने बकेट दिखा दिया। एक ये फीचर है। दूसरा फीचर आपको एक और बता देता हूँ मैं आपको। अभी हमने डायरेक्टली लॉगिन कर लिया है सिर्फ अपने यूजर नेम और पासवर्ड से, बट सिक्योर तो नहीं है ना, क्योंकि ये तो बड़ी आसानी से कोई ना कोई ब्रूट फोर्स करके हैक कर ही लेगा कहीं ना कहीं से। अब आती है बात MFA की। MFA तो आपको SSO में MFA मिल जाता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सो आप वो भी MFA भी सेटअप कर सकते हो। आपको कैसे करना है, ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू करना है, तो सिंपली आपको MFA करना है और यूजर के ऊपर अप्लाई कर देना है। तो इट्स ऑल डन। अगर किसी को कुछ डाउट है तो बताइए। जी योगेश, प्रोफाइल सिक्योरिटी क्यों डाला हमने?
प्रोफाइल सिक्योरिटी क्यों डाला, हाँ जी बताता हूँ अभी। तो ये क्या करता है, तो जैसे अगर हम यहाँ पे AWS यूजर यूज कर रहे होते और फिर उसमें एक्सेस की और सीक्रेट डालते हैं, तो बैकग्राउंड में एक .aws फाइल क्रिएट होती है, और .aws फाइल में क्या होता है, आपके क्रेडेंशियल सेव होते हैं। मैं अगर मेरी सी ड्राइव में जाऊंगा, मेरे यूजर्स में, हाँ मेरे यूजर्स में, और यहाँ पे .aws, तो यहाँ आपके क्रेडेंशियल होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट अगर कोई भी प्रोफाइल नहीं ली, ये प्रोफाइल है बेसिकली आपकी लॉगिन प्रोफाइल, तो क्या होता है कि अगर हमने कोई भी नहीं डाली है ना, कोई भी प्रोफाइल नहीं डाली, तो ये डिफॉल्ट वाली उठा लेता है। बट ये डिफॉल्ट वाले क्रेडेंशियल तो मेरे किसी और अकाउंट के हैं, है ना, ये तो वैलिड नहीं है, और इवन ये तो मैं डिलीट भी कर चुका हूँ, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं ना। तो उस केस में क्या रहेगा, तो उसमें एसएसओ क्या करता है, एसएसओ ना कुछ टेम्परेरी क्रेडेंशियल क्रिएट कर देता है आपके लिए, टेम्परेरी एक ये प्रोफाइल ये क्रिएट हुई है अभी, ये वाली मेरी प्रोफाइल, ठीक है, ये वाली प्रोफाइल क्रिएट हुई है, बट इसको ये अगर कुछ नहीं लगाते हैं और डिफॉल्ट यूज होती है, और ये लगाएंगे हम सिक्योरिटी प्रोफाइल, ये वही ना शायद, नहीं ये नहीं है, ये तो अलग। ये नहीं, ये दूसरी है, किसी और अकाउंट के लिए है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि वो एक टेम्परेरी वो क्रिएट कर देता है अपना। तो इसमें होगी कहीं ना कहीं यूएस ईस्ट 1, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरी प्रोफाइल होगी जो क्रिएटेड होगी, यही चेक करना है। अच्छा जो सिक्योरिटी प्रोफाइल मैंने क्रिएट की है, ये रही प्रोफाइल सिक्योरिटी। तो .aws में एक मेरी टेम्परेरी प्रोफाइल क्रिएट कर दी है, कुछ टाइम के लिए वैलिड रहेगी है, और फिर उसके बाद वो STS बैकग्राउंड में उसका चेंज हो जाएगा। क्लियर है ना, ये क्यों डालना पड़ा, क्योंकि कुछ नहीं डालेंगे तो डिफॉल्ट प्रोफाइल पे चला जाता है, वो डिफॉल्ट आपके यूजर नेम पासवर्ड या एक्सेस किए वो उठा लेता है। और कोई डाउट? तो ये अपने ये ऑन प्रेमाइज एक्टिव डायरेक्टरी और ये ना अगर सेम VPC में क्रिएट करते हैं वो डायरेक्टली दिखा दिया, बट अगर ये कस्टमर का एजूर एडी यूज कर रहा हो तो उस केस के लिए भी एडी कनेक्टेड होगा, डायरेक्टरी सर्विस लेनी पड़ेगी या नहीं, विदाउट? अगर अपना एजूर एडी पे तो डायरेक्टली अपना SSO से सिंक हो जाएगा। वो कैसे होगा? वो हमें अलग से करना पड़ेगा, वो टाइम लगेगा उसमें। वो हम नेक्स्ट लैब में करेंगे। श्योर। यू सेइंग उसके लिए हमें एडी कनेक्टर की रिकॉर्डिंग बंद करना कोई, सोनू।